हेलो व्हाट्सअप गाइस, होप करता हूँ कि तुम सब ठीक होगे। स्वागत है तुम्हारा एक और बिल्कुल नए वन पीस रिव्यू वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा थ्रिलर बाग सागा कंप्लीटेड है और मैं मरीन 4 डार्क पे था, तो मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा साबा और डीआर के पहले और इम्पेल डाउन आर्क की। स्ट्रॉ हैट सब रेड लाइन पे पहुंच जाते हैं और उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो रेड लाइन को पार करें पैदल और वहाँ से जाके नया शिप खरीदे दूसरी तरफ, या फिर अंडरग्राउंड जाएँ फिशमैन आइलैंड होते हुए। वैसे अंडरग्राउंड जाना पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन तभी उन्हें एक मरमेड मिलती है केमी, जिसको वो एक सी मॉन्स्टर से बचाते हैं। वैसे तो केमी स्ट्रॉ हैट से सिर्फ अभी अभी मिली थी, लेकिन वो स्ट्रॉ हैट से मदद मांगती है कि उसके दोस्त को कुछ लोगों ने बंदी बना रखा है। अगर तुम उसे छुड़वा दो तो वो बंदा तुम्हारी फिशमैन आइलैंड से होके जाने में मदद कर सकता है। वैसे तो स्ट्रॉ हैट्स मान जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉ हैट्स को पता लगता है कि वो बंदा और कोई नहीं, वही ऑक्टोपस है जो नामी के साथ आर्लोंग पार्क में था। वैसे तो स्ट्रॉ हैट्स उस ऑक्टोपस को आसानी से छुड़ा लेते हैं, लेकिन जिस बंदे ने उस बंदे को किडनैप करा था वो तो और भी बड़ी चिरान था। वो बिल्कुल सांजी की तरह दिखता था, मतलब असली सांजी नहीं, सांजी का जो बाउंटी पोस्टर है उसका वाला सांजी। उसी बंदे ने केमी के दोस्त को किडनैप करके केमी से बोला था कि जो जाके स्ट्रॉ हैट से मदद मांग, वो यहाँ जरूर आएंगे। वो जब सांजी से मिलता था वो सांजी को अपना दुखड़ा सुनाता कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, हर कोई मुझे पायरेट समझ लेता था और नेवी वाले भी मुझे मारते पीटते थे। हालांकि वो कुछ जगह सांजी होने का फ़ायदा भी उठाता है, जिसके बारे में उन्हें बताता नहीं है। वैसे ही वो बंदा स्ट्रॉ हैट से ज़्यादा कुछ तो खा नहीं पाता, सांजी उसके मुंह पे दो चार लाते मारता उसका थोबड़ा सुधार देता है। हालांकि ये पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी की सर्जरी है जिसमें सांजी ने सिर्फ पैर मार मार के उसका थोबड़ा बिल्कुल चेंज कर दिया। उस बंदे का थोबड़ा बिल्कुल बदल जाता है और वो कहता है सांजी तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बना दिया, आज से तुम मेरे मास्टर हो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मास्टर सांजी। फिर स्ट्रॉ हैट्स उस ऑक्टोपस के साथ सावा ओडिया के पहले वो आइलैंड पे चले जाते हैं। सावा ओडिया आइलैंड पे स्ट्रॉ हैट्स को कुछ नई तरह के बबल्स देखने को मिलते जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे और बड़े बड़े थे, जो कि पूरे आइलैंड के इधर उधर थे। तभी वो ऑक्टोपस बताता है कि अगर तुम्हें अपने शिप को अंडर वाटर ले जाना है तो तुम्हें अपने पूरे शिप को इसी बबल में कोट कराना पड़ेगा, जिसकी मदद से तुम अंडर वाटर जाते हुए फिशमैन आइलैंड से होकर रेड लाइन को पार कर लोगे और तुम्हें अपना शिप भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ऑक्टोपस बताता है मेरा एक दोस्त है रेली जो कि ये सब काम करता है और वो तुम्हारा शिप भी कोड कर देगा। वैसे तो मुझे से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तब तक तुम सावोडी आइलैंड पे थोड़ा घूम लो और किसी को मत बताना कि मैं एक फिशमैन हूँ। तभी नामी और रॉबिन बात कर रहे होते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों बोला कि किसी को मत बताना कि मैं फिशमैन हूँ। तभी रॉबिन बताती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, पहले फिशमैन को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करा जाता था, उन्हें एक लोअर स्पीशीज माना जाता है, उन्हें गुलाम बना के रखा जाता था। बाकी सब भी अलग अलग जगह घूमने गए होते, जैसे लूफी उसोप और चॉपर वगैरह गए होते हैं अम्यूजमेंट पार्क। वहीं जोरो अलग कहीं भटक रहा होता है जहाँ उसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन मिल जाता है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्मी है, पूरी नेवी उनकी एक कमांड पे काम करती है, वो लोग जो चाहे वो करवा सकते हैं नेवी से। तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन वहाँ से जा रहा होता है एक बंदे को अपने स्लेव को लेके उसके ऊपर सवारी करते हुए। वो स्लेव गिर जाता है तो वो बंदा उसे मारने लगता है। तभी उस सेलेस्टियल ड्रैगन की नज़र एक लड़की पे जाती है और वो उसे कहता है कि तुम मेरी नई स्लेव बनोगी। उसका होने वाला पति कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी शादी होने वाली है। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन उस बंदे को गोली मार देता है और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। वैसे तो वहाँ और भी पायरेट्स थे जो ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से जोरो जा रहा होता है। जोरो उस बंदे की मदद करने जा ही रहा होता है सेलेस्टियल ड्रैगन के सामने, लेकिन तभी एक दूसरी पायरेट आती है और वो बच्ची बन के जोरो के साथ चली जाती है। वो कहती है कि जोरो मेरे रिश्तेदार वगैरह है और वो जोरो को वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाती है, वरना तुम्हें तो पता ही है अपना जोरो कितना सनकाव आदमी है, वो सेलेस्टियल ड्रैगन की सीधे गर्दन काट देता। वहीं दूसरी तरफ केमी किडनैप हो जाती है क्योंकि उसको कुछ बंदों ने किडनैप कर लिया है जो उसकी बोली लगवाएंगे, जिसकी बोली कम से कम 50 मिलियन बेरी से शुरू होगी, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी आते हैं। स्ट्रॉ हैट्स को पता लगता है कि केमी की भी बोली लगने वाली है, इसलिए सब लोग उसको बचाने के लिए उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे बोली लग रही थी। हालांकि नामी को पता होता है कि वो इन लोगों से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो ये सब लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वो सोचती है क्यों ना इनको इन्हीं के गेम में हरा जाए। नामी के पास कम से कम 200 मिलियन बेरीज होती है, जिससे वो सोचते हैं कि वो केमी को छुड़ा लेंगे। वैसे तो वहाँ और भी लोग थे जिनके ऊपर बोली लग रही थी, जैसे एक पायरेट शिप का कैप्टन था, एक जाइंट था और एक बुढ़ा आदमी था और कुछ लड़कियाँ भी थी। वैसे तो जाइंट की बोली सबसे लास्ट में लगनी थी क्योंकि वही सब में महंगा था, लेकिन उसके बाद जब केमी आती है जो कि एक मरमेड है, इसलिए केमी की बोली लास्ट में लगती है क्योंकि जाइंट से भी महंगी कीमत थी उसकी। काफ़ी लोगों की बोली लग चुकी होती है, केमी का नंबर आने वाला था, लेकिन उससे पहले वाला जो पायरेट शिप का कैप्टन था वो अपनी ज़बान काट लेता है, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती है और उसको हटा दिया जाता है। जब केमी की बोली लगती है तो नामी बोली लगाने ही वाली होती है, लेकिन तभी सेलेस्टियल ड्रैगन आता है और वो सीधे 300 मिलियन बेरीज की बोली लगा देता है। इतने पैसे ना ही स्ट्रॉ हैट्स के पास थे और तभी केमी का दोस्त उसको बचाने के चक्कर में चले जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि वो एक ऑक्टोपस है जो कि फिशमैन है। तभी लोग उससे घीट खाने लगते हैं जैसे कि उसको कोई छुआछूत की बीमारी हो। तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन उसे गोली मार देता है। लूफी वहाँ जा ही रहा होता है। वहाँ और भी रूकी पायरेट्स आए थे जो कि बिल्कुल नए नए पायरेट्स बने थे, जिनमें से एक की बाउंटी लूफी से भी ज़्यादा थी। वो बंदा कहता तो ये है स्ट्रॉ हैट लूफी। रूमर्स बिल्कुल सही थी, ये बंदा बिल्कुल पागल है, इसके जो मन में आता है ये वही करता है। लूफी वहाँ सीरियस लुक देते हुए खड़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा बैडरेस मोमेंट था। वो तभी जाता और सेलेस्टियल ड्रैगन को एक खींच के पंच मारता जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था।
मतलब इतना सीरियस मैंने लूफी को इस सीरीज़ में पहले कभी नहीं देखा था। पूरी जगह पे भगदड़ मच जाती है, सब भागने लगते हैं और पूरी जगह को नेवी वालों ने खेल लिया था क्योंकि लूफी ने सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा था। तभी वहाँ उस ऑक्टोपस का दोस्त रेली आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बैड एस बुड्ढा था। वो वहाँ इंतजार में बैठा था स्लेव बन के, ताकि कोई बंदा उसे खरीदे और बाद में उस बंदे को लूट लेता। जितने भी स्लेव्स हैं उनके गले में एक स्पेशल तरह का पट्टा पहनाया गया था कि अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो ये पट्टा फट जाएगा और ये लोग मर जाएंगे, लेकिन रेली ने उसे भी खोल लिया था। रेली सबके पट्टे खोल रहा होता है और सांजी क्या होता है केमी के पट्टे की चाबी ढूंढने, लेकिन जब तक सांजी वापस आता है रेली उसके भी पट्टे खोल चुका होता है। बाकी पायरेट्स को तो पता था कि रेली कौन है, लेकिन स्ट्रॉ हैट्स को नहीं पता था। रेली एक लेजेंड था जो कि गोल्डी रोजर के क्रू का कमांडर था। बाकी दोनों पायरेट क्रू जो वहाँ पे आए हुए थे वो लोग लूफी से बोलते हैं कि तुम इन्हें हैंडल करोगे, हम इन्हें हैंडल करें। तो वो तीनों कैप्टन आपस में लड़ने लगते हैं बच्चों की तरह कि नहीं मैं हैंडल करूँगा, मैं हैंडल करूँगा। सो तीनों पायरेट क्रू के कैप्टन वहाँ जाते हैं नेवी को हैंडल करने और बाकी बंदे पीछे से निकल जाते हैं। वो लोग ऐसे ही लड़ते हुए आगे जा रहे होते, तभी वहाँ आता है एक और एडमिरल इसरू जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा बैडेस बुड्ढा था ये। जितने भी पायरेट से सबको आसानी से पेल रहा था ये। और साथ ही में वहाँ कूमा भी आ जाता है, लेकिन इस बार एक कूमा नहीं थे, वहाँ पे कई सारे कूमा थे क्योंकि कूमा एक साइबोर्ग है तो उसके कई सारे वेरिएंट्स बना के वहाँ लाए हुए थे। बाकी कैप्टन उस बंदों को हैंडल कर रहे होते हैं और स्ट्रॉ हैट वहाँ से निकल जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स जाते हैं सीधे रेली के अड्डे पे, जहाँ रेली उन्हें बताता है कि मैं पहले गोल्डी रोजर के क्रू का कमांडर था। वो सब उससे जानने की कोशिश करता है कि वन पीस कहाँ है, अगर तुम्हें बता दो या कुछ हिंट दे दो तो। तभी लूफी उस को मारते हुए कहता है कि क्या ही फ़ायदा फिर इस एडवेंचर का, अगर मुझे पहले से ही पता होगा कि वन पीस कहाँ है तो हमारे सेल करने का क्या ही मतलब। रेली लूफी की बातों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। तभी स्ट्रॉ हैट्स प्लान बनाते हैं कि अगर हम इकट्ठे रहे तो हमें नेवी ढूंढ ही लेगी, इसलिए हमें अलग अलग जगह निकलना पड़ेगा। रेली बताता है कि रेली को स्ट्रॉ हैट्स का शिप होल्ड करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, तो वो प्लान बनाते हैं कि वो 3 दिन बाद आके वापस रेली के अड्डे पे ही मिलेंगे। स्ट्रॉ हैट्स वहाँ से जा रहे होते, लेकिन तभी वहाँ एडमिरल किज़रू और साथ में कूमा भी आ जाता है। स्ट्रॉ हैट्स पूरी तरह पिट रहे होते हैं। ज़ोरो जो कि अपनी पिछली इंजरी से हील नहीं कर पाया था, इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है। सब उसे पीठ पे लेके भाग रहा होता है। एडमिरल किज़रू ने भगा भगा के मारा होता है और साथ में कूमा भी। एडमिरल किज़रू का पावर लेवल कुछ ज़्यादा ही था। वो सांजी और ज़ोरो को आराम से पेल रहा होता है। ज़ोरो के ऊपर वो पैर धर के खड़ा होता है। उसके पास लोगिया टाइप पावर थी जिसकी वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है और उसकी बॉडी पूरी लेज़र की तरह काम करती है। स्ट्रॉ हैट्स काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में थे। तभी लूफी एज अ कैप्टन कहता है कि अपनी जान बचा के भागो, हम 3 दिन बाद वापस आके रेली के अड्डे पे मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो सब भाग पाते तभी कूमा आता है और एक एक करके सारे स्ट्रॉ हैट्स को गायब कर देता है, जैसे कि उन्हें गोस्ट कल्पिरोना को करा था पिछली थ्री बाग सागा में। वैसे तो मुझे लगा था कि सारे स्ट्रॉ हैट्स मर गए हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह चले जाते हैं दूसरे दूसरे आइलैंड्स पे। जैसे उसोप एक आइलैंड पे चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा खाना है। हालांकि वो आइलैंड भी एक जाइंट प्लांट है जो कि चीज़ें खाता है। और वही नामी एक स्काई आइलैंड पे चली जाती है जहाँ पे बहुत सारे बुड्ढे रहते हैं जो कि वेदर के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं। और ज़ोरो जाता है उस आइलैंड पे जहाँ पे गोस्ट वाली लड़की फिरोना भी थी। और रुक जाता है एक ऐसी जगह जहाँ कुछ लोग डेविल को समन कर रहे होते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए। और वहीं रोबिन जाती है ईस्ट ब्लू में जहाँ बहुत सारे लोगों को स्लेव बना के रखा हुआ था, एक जो कि एक ब्रिज बनाने में मदद कर रहे थे। और फ्रैंकी जाता है एक बर्फीली जगह जिसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन वहाँ उसे कोला नहीं मिलती जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसको बचाते हैं और उसे चाय पीने लायक बना देते हैं, जिसके बाद वो जेंटलमैन बन जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। और लूफी जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पे सच कहूँ तो सांजी को जाना चाहिए था, एक आइलैंड जो कि पूरी तरह औरतों से भरा हुआ है, अमेजोन लिली, जिसकी एम्प्रेस है बोआ हैंकॉक, जिसमें वो भी वन ऑफ द 7 वॉर लॉर्ड्स में से एक है। लूफी को जब होश आता है तो वो साइलेंट पे चीज़ें खाने लगता है और तभी वो एक जहरीला मशरूम खा लेता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में मशरूम उग जाते हैं। उस आइलैंड की औरतें आती हैं और वो लूफी को समझती हैं कि लूफी भी एक लड़की है और उसे ले जाती हैं। वहाँ जाके डॉक्टर से इलाज करवाती हैं उसका और सारे मशरूम्स निकाल देती हैं उसकी बॉडी से। तभी जब वो उसे नहला रही थी तभी लूफी के नीचे उनका हाथ जाता है और उन्हें लगता है कि एक मशरूम रह गया जिसे निकालना बाकी है, तो वो उसे खींचने लगती है जिसकी वजह से लूफी को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लूफी का मशरूम नहीं कुछ और ही है। ये औरतें ऐसा इसलिए करी थी क्योंकि इन्होंने पहले किसी आदमी को देखा नहीं था। इस आइलैंड पे सिर्फ औरतें ही रहती हैं। और तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है और वो बताती है कि एक आदमी है, ये कोई लड़की नहीं है। और तभी वो सब चौंक जाती हैं और लूफी को एक पिंजरे में डाल देती हैं। और सांजी के साथ जो होता है वो तो सब में ज़्यादा ही बुरा था। मतलब मैंने इतना बुरा भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मतलब एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे दुनिया भर के क्वीर्स रहते हैं, मतलब LGBT वाले या फिर कुछ लोग जो कि ट्रांस स्पीशीज बन के रहते हैं, और वो सब सांजी के पीछे पड़ जाते हैं। वो सांजी को एक लड़की बनाना चाहते हैं। सावाओडी आइलैंड आर्क यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है अमेजोन लिली वाला आर्क जो कि छोटा सा ही था। और इसके बाद स्टोरी में सिर्फ लूफी पे ही फोकस किया जाता है, जहाँ लूफी पहले तो भाग जाता है, बाद में वहाँ की एम्प्रेस हैंकॉक आ जाती है वहाँ, जो कि सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बनाया है बनाने वाले ने।
और उसकी स्पेशलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसे पता है कि वो खूबसूरत है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। वो कहती है मैं किसी का मर्डर भी कर दूंगी तो भी ये दुनिया मुझे माफ़ कर देगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिर उन औरतों से बच के जंगल में छुपा होता है। वो औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि एम्प्रेस को पता लग गया तो उनकी खैर नहीं। तभी हैंकॉक नहाने की तैयारी करती है और उसके पैलेस में जितने भी लोग थे सबको बाहर निकाल दिया जाता है। तभी एक बच्ची इसे पूछ रही होती है कि एम्प्रेस अकेले क्यों नहाती है, मतलब लोगों को अलाउड क्यों नहीं है वहाँ जाना। तो ऐसी एक औरत उसे बताती है कि एम्प्रेस के पीठ पे एक आँख है जिसको देखने से तुम लोग पत्थर के बन जाओगे, इसीलिए ऐसा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई है। तभी लूफी को बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लग रही होती है तो वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा कहीं से खाना चोरी करने और वो देखता है कि इस आइलैंड की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, जो कि एम्प्रेस का पैलेस ही होता है। और लूफी सीधे वहाँ पहुँच जाता है और जहाँ एम्प्रेस नहा रही तो उसी जगह चले जाता है। लूफी उस एम्प्रेस को नंगा देख लेता है नहाते हुए और उसकी पीठ भी। और ये बताओ भाई, ऐसी चीज़ें जापान के टीवी में कैसे चल लेती है। इस सीन में इतनी ज़्यादा न्यूडिटी थी कि मैं अपने घर वालों के साथ तो देख भी नहीं सकता। हालांकि एनिमेटेड शो है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा न्यूडिटी। लेकिन बुआ का कैरेक्टर बनाया ऐसा गया है कि जो भी उस पर सिम्प करता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे को पत्थर का बना देती है। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी उस पर सिम्प कर रहा था और इस सीन के बाद तो भाई क्या ही बोलूँ। वो सोचती है कि लूफी भी उसके ऊपर सिम्प करने लगेगा और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पत्थर बना देगी। लेकिन जब वो ट्राई करती है तो लूफी पत्थर का बनता नहीं है, अपना लूफी कुछ ज़्यादा ही सकता है। तभी वो लोग लूफी को बंदी बना के बैटल अरीना में ले जाते हैं जहाँ पे उन लड़कियों को बुलाया जाता है जिन्होंने लूफी को पकड़ा था और लूफी को दोबारा पकड़ नहीं पाई जब लूफी भाग गया। तो बोआ हैनकॉक उन सबको सीधे पत्थर बना देती है। लूफी कहता है कि इसमें इनकी क्या गलती, अगर मैं भाग गया तो इसमें इनकी क्या गलती, तुम्हें इन्हें पत्थर का नहीं बनाना चाहिए था। इसके बाद लूफी उन लड़कियों की मूर्तियों को उठा के साइड में रखता है और उन दोनों बहनों से बैटल करने लगता है बोआ हैनकॉक की। तभी बोआ हैनकॉक की बहन के कपड़े फट जाते हैं और उसकी पीठ का निशान दिखने वाला होता है, लेकिन लूफी उसे ढक देता है अपने बॉडी से, जिसकी वजह से वो निशान ढक जाता है और कोई भी उसे देख नहीं पाता। तभी बोआ हैनकॉक पूरे अरीना को खाली करवाती है और लूफी को छोड़ देती है। लूफी बताता है कि मैंने एक ऐसा ही निशान एक बंदे के ऊपर देखा था जो कि ऑक्टोपस ही था अपना। बोआ बताती है कि वो ऐसा निशान नहीं होगा, वो थोड़ा सा अलग होगा। लूफी बताता है कि उस पर सन बना हुआ है। तो बोआ बताती है कि हमारी पीठ पे जो निशान है वो ये है कि हम लोग पहले स्लेव थे, इसलिए हमारी बॉडी पे निशान बनाया गया था। वो ज़िंदगी बद से बदतर थी। बंदे की तुम बात कर रहे हो जिसकी बॉडी पे सन जैसा निशान है, वो भी पहले स्लेव ही रहा होगा। बाद में टाइगर नाम के एक फिशमैन ने सभी स्लेव्स को आज़ाद कराया था, जिसमें वो भी निकल गई थी। बाद में उसने एक नया क्रू चालू करा जिसमें जितने भी फिशमैन थे उन सब के निशान को उनने सन में बदल दिया। लूफी ने वैसे तो उनकी मदद करी थी, इसलिए वो हैंकॉक लूफी को छोड़ देती है और उन लड़कियों को वापस इंसान बना देती है। हालांकि उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि जब वो पत्थर बनी तो क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पार्टी वार्टी होती है, लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर होते हैं। तभी लूफी न्यूज़पेपर पढ़ता है कि उसके भाई एज को इम्पेल डाउन नाम के प्रिजन में रखा गया है, बाद में उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लूफी वहाँ लोगों से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे बस एक वोट दे दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा और अपने भाई को बचा लूँगा। तो भी लूफी बोआ हैंकॉक से मदद मांगने जा रहा था, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बोआ हैंकॉक बीमार है। और बोआ हैंकॉक बीमार क्यों थी? क्योंकि वो लूफी के प्यार में पागल हो गई है। क्योंकि बोआ हैंकॉक एक वॉरलॉर्ड थी, इसीलिए उसे नेवी से ऑर्डर आया था कि जब हम एक को एग्जीक्यूट करेंगे तो तुम्हें वहाँ रहना है, क्योंकि वाइट बियर्ड वाले हमसे कुछ पंगा ज़रूर करेंगे। पहले तो बोआ उन्हें मना करे जा रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लूफी का भाई एस है तो लूफी की मदद करने के लिए वो हाँ कर देती है और वहाँ चली जाती है उनके साथ। और लूफी उसके क्लोक में छुप के जा रहा होता है। लूफी इम्पेरियल बोआ की मदद से पहुँच जाता है और कई सारे प्रिजन्स को आज़ाद कराता है, जिसमें एक मिस्टर 2 भी होता है, मिस्टर 3 भी होता है और बगीता क्लाउन भी होता है और साथ ही में मिस्टर 1 और क्रोकोडाइल भी। हालांकि लूफी के भाई को इम्पेल डाउन के लेवल 6 में रखा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे था और लूफी को वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना था, जिसमें उसने पहले बगी को बचाया और बाद में मिस्टर 3 को, उसके बाद मिस्टर 2 को भी। लेकिन जब लूफी लेवल 4 पे पहुँचता है तब वहाँ पे मैजेलन आता है और लूफी को बुरी तरह जख्मी कर देता है, उसकी पूरी बॉडी को जहर से डुबो देता है, जिसकी वजह से लूफी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद लूफी को लेवल 5 में धर दिया जाता है और तभी हमें पता चलता है बॉन चैन, जो कि मिस्टर 2 है, वो लूफी का कितना अच्छा दोस्त है। वो खुद को पहले नामी में ट्रांसफॉर्म करके वाइस वार्डन को फंसाता है और बाद में वाइस वार्डन बन के बगी और मिस्टर 3 को बंद करने का बहाना करते हुए जाता है और वहाँ से लूफी को आज़ाद कराता है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। क्योंकि जब वो वहाँ जा रहा होता है तभी उसके अंडरलिंग्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि बॉस आप पिछली बार की तरह वैसा नहीं करोगे, आप बिना शर्ट के बर्फ़ वाले एरिया में नहीं जाओगे। तो उन्हें प्रूव करने के लिए बिना शर्ट के जाना पड़ता है और पूरे बर्फीली एरिया में उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी, लेकिन वो जैसे तैसे जाता है और लूफी को जेल से छुड़ाता है और बाद में इवांका को ढूंढ रहा था, जो कि उसी की तरह एक कुएर है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर भी है, इसलिए वो लूफी की मदद कर सकती है और वो उसी लेवल 5 में उसको ढूंढने लगता है। हालांकि उसे कुछ प्रिजन्स बताते हैं कि वो कई साल पहले गायब हो गई है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता और दूसरे प्रिजन्स की बात मानते हुए उस तरफ चले जाता है जहाँ इवांका का शेल था।
लेकिन वो लोग रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब मिस्टर टू को होश आता है तो उसे पता लगता है कि इवांका ने उसे बचा लिया है और वो लोग इवांका के ही अड्डे पे हैं। तभी हमें बताता है कि ये लोग गायब नहीं हुए थे, ये लोग बस अंडरग्राउंड हो गए थे और लेवल 5 के नीचे इन्होंने एक और लेवल बना लिया था जहाँ पे ये मज़े से रह रहे थे। और इवांका की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि क्या ही बताऊँ। वो एक बंदे को बस इंजेक्शन लगाती है और वो पूरी तरह लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसी पावर वाले किसी शख्स से पंगा लेना तो मौत के बराबर ही है। तभी मिस्टर टू इवांका से जिद करने लगता है कि तुम मेरे दोस्त लूफी को बचा लो, बस जैसे जैसे बचा लो। तो इवांका बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसका इलाज नहीं करा? मैंने उसका इलाज करा है, लेकिन उसकी बॉडी ने इतना ज़्यादा पॉइजन ऑब्जॉर्व कर लिया है कि अगर वो बच भी गया तो उसकी लाइफ के 10-12 साल कम हो जाएंगे। और सब डिपेंड करता है कि वो जीना चाहता है या नहीं। उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वो तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ से भी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तभी मिस्टर टू यानी कि बॉन चैन पूरी रात स्ट्रॉयड को सपोर्ट करता रहता है। वो लूफी के लिए सपोर्ट पे चिल्लाता रहता है और बाकी सब भी इतना पागल हो जाते हैं उससे देख के कि वो भी चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद जब लूफी को होश आता है तब उसे पता लगता है कि बॉन की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से वो आराम कर रहा है। और इवांका बताती है कि मैं ड्रैगन की रेवोल्यूशनरी आर्मी से हूँ और लूफी बताता है कि ड्रैगन उसका बाप है। तो इवांका कहती है कि मैं अपने दोस्त के बेटे को कैसे मरने दे सकती हूँ। तो इवांका लूफी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जितने भी लोग थे वो सब लूफी की मदद करते हुए इम्पल डाउन से भागने की में उसकी मदद करते हैं। लूफी जैसे तैसे इवांका के दोस्त और उसकी आर्मी लेके लेवल 6 पे पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एस वहाँ है ही नहीं, उसे पहले ही वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और वहाँ पे एक पुराना वॉर्डलॉर्ड जिनबे है जो कि एस से बात करता है और एस का दोस्त बन जाता है। लूफी जिनबे को आज़ाद करता है और लूफी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो क्रोकोडाइल को भी याद करता है और ऐसे ही कई सारे प्रिजनर्स को और आज़ाद करता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड भी इम्पेल डाउन में आ गया था। वो आया किस लिए था ये तो नहीं पता, लेकिन वो लेवल 6 में जाता है और जितने भी बिजनेस है सबको आपस में लड़ाता है और कहता है कि जो लास्ट में बचा मैं उसे अपने क्रू में ले लूँगा और उसे आज़ाद करा दूंगा यहाँ से। और रास्ते में जाते हुए लेवल 4 पे लूफी से भी मिला था। उसी टाइम वहाँ के वार्डन मैजेलन ने ऑर्डर दिया था कि लेवल 6 पे जो स्वॉर्ड्समैन है उसे वहाँ से निकाल लो। वो स्वॉर्ड्समैन नेवी का एक पुराना ऑफिसर था जिसने काफ़ी सारे प्रिजनर्स को खामा मार दिया था, इसलिए उसे जेल में डाला गया था। हालांकि बाद में वो ब्लैक बियर्ड्स को ज्वाइन कर लेता है और मैजेलन को धोखा दे देता है। और वहीं दूसरी तरफ जब मैजेलन ब्लैक बियर्ड से लड़ रहा होता है, स्ट्रॉयर्स और क्रोकोडाइल मिलके एक नेवी शिप को हड़प लेते हैं और बाकी पायलट्स को लेके वहाँ से भाग जाते हैं जितने भी बिजनेस थे। स्ट्रॉयर्स सारे पायलट्स को लेके सीधे गेट ऑफ जस्टिस की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उस जगह से जाएगा तो वो जल्दी पहुँच जाएगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से जाता तो उसे वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और वो लोग तब तक एस को एग्जीक्यूट भी कर चुके होते। लेकिन वार्डन मैजेलन को पता होता है कि गेट्स ऑफ जस्टिस खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी कमांड सीधे उनके हाथों में ही है। और तभी लूफी को याद आता है कि बॉन चैन यानी मिस्टर टू वहाँ पे है ही नहीं। बॉन चैन वहाँ का वार्डन बन के गया होता है गेट कीपर्स के पास और उन्हें जाके बोलता है कि तुम गेट्स ऑफ जस्टिस खोल दो। वो एक तरह से लूफी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ व्हाइट बियर्ड और मरीज के बीच में वॉर चलने वाली होती है। व्हाइट बियर्ड जितने भी उसके एलाई पायलट से सबको लेके वहाँ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इसको आज़ाद करो, नहीं तो यहाँ जंग होके रहेगी। दोनों ही आर्क्स में काफ़ी सीरियस चीज़ें भी हुई और काफ़ी ज़्यादा फनी चीज़ें भी। वैसे तो इस वीडियो में मैंने अमेजोन लिली आर्क की भी बात करी है, जो कि काफ़ी छोटा आर्क था, इसीलिए मैं उसे साबाउडी आइलैंड आर्क का कंटिन्यूशन ही मानूंगा। फ़नी चीज़ों की बात करूँ तो बोआ हैनकॉक के जितने भी सीन्स थे वो सारे ही फ़नी थे, और साथ ही में मिस्टर 3 और बगी द क्लाउन के भी काफ़ी सारे सीन्स काफ़ी ज़्यादा फ़नी थे। तो वो बाकी कैदियों को आज़ाद कराता है और उनका लीडर बन जाता है और वो कैसे उन्हें चूतिया बना रहा होता है। साथ ही में इवांका और उसका क्रू भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। सीरियस चीज़ों की बात करूँ तो सीरियस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। समय पहले तो इसका एग्जीक्यूशन होने ही काफ़ी सीरियस चीज़ है। उसके बाद साबाउडी आइलैंड पे स्ट्रॉयर्स के पूरे क्रू को अलग कर दिया गया, वो भी काफ़ी सीरियस चीज़ थी। मुझे तो लगा नहीं था कि इनमें कोई बचा भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीरियस सीन्स बॉन चैन यानी मिस्टर 2 के थे। वो बंदा लूफी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलता है। जब लूफी पूरी तरह जेल में लथपथ था तो वो बंदा पूरी रात लूफी को चेयर कर रहा था, और ताकि लूफी इम्पेल डाउन से भाग जाए इसलिए वो खुद का सेक्रीफाइस कर देता है। और साथ ही में लेवल 5 में बिना टी शर्ट के लूफी को लेकर घूम रहा था, इतने बर्फीले इलाके में इवांका को ढूंढ रहा था। मतलब सीरियस सीन्स तो इस आर्क में काफ़ी थे। बेकार चीज़ की बात करूँ तो बेकार चीज़ सिर्फ एक ही थी, वो थी वार्डन मैजेलन का पेट खराब होना। मतलब इतना पावरफुल कैरेक्टर है लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम उसका पेट ही खराब रहता है, इसलिए वो बाथरूम में रहता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए बाकी आर्क्स की बात अगले वीडियो में करूँगा। मैं वन पीस के करीब 530 एपिसोड्स देख चुका हूँ, मतलब मैं टाइम स्किप से भी आगे चल रहा हूँ, और इसके बाद मैं अगली वीडियो में उनके बारे में बात करूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने वन पीस देखने वाले दोस्त को वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो अब तक के लिए दिस इज वॉचर्स कीप वॉचिंग।